Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's big warning to the Waqf Board, roaring that his government will reclaim every inch of land that has been taken under the pretext of Waqf. He stated today in an exclusive interaction to India Today that he will not let the Waqf take over any government or temple land. His statement comes days after a Muslim panel member claimed that the Waqf land was being used for Mahakumbh. Take a look. किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's stern warning to the Waqf Board. Launching a no-holds-barred attack at India Today's Mahakumbh event, Yogi Adityanath asserted that his government would reclaim every inch of land that has been taken under the pretext of being Waqf property. हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है और उसको भी अगर कोई वक्फ की वो लैंड बोल दे तो मुझे तो केवल ये कहना है ये वक्फ बोर्ड है या भू माफियाओं का बोर्ड है। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भू माफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। Not just this, he even warned those coming to Mahakumbh with the intention of claiming the land. ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। Yogi's stinging remarks came days after a cleric claimed that the Mahakumbh in Prayagraj was being held on Waqf land. ये जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। Yogi also weighed in on the Sambhal mosque dispute, stating that reclaiming heritage was not a bad thing. जितना संभल का एरिया नहीं, उससे कई ज्यादा भूमि को उन्होंने वक्फ की भूमि के रूप में उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ की लैंड है। मैं ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, तो आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके और मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है और वही जामा मस्जिद है। ये तो आईने अकबरी कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूं। किसी भी विवादित ढांचे को हमें मस्जिद नहीं बोलना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस दिन हमें बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। Adityanath's remarks comes days after RSS chief Mohan Bhagwat expressed concern over temple mosque disputes and advised people against raking up such issues. Bureau Report, India Today. Well, from the controversy surrounding Sambhal's Jama Masjid to the criticism of Mahakumbh preparations in Prayagraj, let's listen into the highlights of what Chief Minister Yogi Adityanath had to say in response to these burning issues. संभल में भी जो जामा मस्जिद है वहां पर पुलिस स्टेशन बनाने के कार्य में ओवैसी जी की तरफ से कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है, यहां पर कैसे सरकारी पुलिस स्टेशन बन जाएगा। उन्होंने तो संभल में जितना संभल का एरिया नहीं, उससे कई ज्यादा भूमि को उन्होंने वक्फ की भूमि के रूप में उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ की लैंड है। मैं ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, तो आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके और मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है और वही जामा मस्जिद है। ये तो आईने अकबरी कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूं। तो वे अपनी गलती को स्वीकार करें। हम तो इसी बात को कह रहे हैं भाई, जो
सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं, उसमें अनावश्यक बाधा मत खड़ी करो, उसको वापस सम्मानजनक ढंग से दे दो। सौहार्द के हित में, स्वतंत्र भारत में ये सब भारत को प्राप्त होने चाहिए, अनावश्यक उसमें विवाद नहीं खड़े होने चाहिए। पर योगी जी, कितने कितने स्थल ऐसे, इसीलिए पूजा स्थल कानून बनाया गया था कि कितने ही स्थलों पर जाकर रुकेंगे। अब अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर आपने उन्होंने कहा कि एक बाबरी मस्जिद आपने हमसे छीन ली, हम हर जगह आपको नहीं देने वाले हैं, तो उस समय तो ये एक तरह से आश्वासन रहा उनको कि इसके आगे अब कभी नहीं होगा, और उसमें भी काशी मथुरा की बात हुई, अब संभल भी सामने आया है, तो उनको लग रहा है पता नहीं कौन को अजमेर तक जा रही है बात। देखिए, इस मामले में एक विस्तार देने का वो है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमने पहले भी इस बात को कहा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसी भी विवादित ढांचे को हमें मस्जिद नहीं बोलना चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस दिन हमें बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। आगे सर्वे नहीं है अभी कोर्ट के आदेश के अनुसार, हरिहर मंदिर आप कह रहे हैं कि है, वहां पर साक्ष्य अगर सामने आते हैं तो क्या होना चाहिए फिर? देखिए, अगर साक्ष्य सामने आते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य, शास्त्रीय प्रमाण है, आस्था के साक्ष्य हैं, और ऐसाई के साक्ष्य हैं, ये प्राप्त होते हैं, तो बिना किसी, मुझे लगता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को बड़े सम्मानजनक ढंग से कहना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को, कि भैया ये आपकी है, आप अपनी अमानत को संभालिए, और श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का बड़े भव्यता के साथ अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि उसमें हमारा भी कल्याण निहित है। मुझे लगता है कि देश में नई सौहार्द की एक नई लहर पैदा होगी। आपकी विरोधी पार्टी को ये पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ की शुरुआत की हो और बीजेपी पहली बार कोई महाकुंभ का आयोजन कर रही हो। देखिए, हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहेंगे कि हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ के आयोजन को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन उस आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ने, उस आस्था को सम्मान देने, उस आस्था को उसके अनुरूप एक नई ऊंचाई प्रदान करने में किसने रोका था? 2017 के पहले यही कुंभ के आयोजन गंदगी के पर्याय बनते थे, भगदड़ के पर्याय बनते थे, अव्यवस्था और अराजकता के प्रतीक बनते थे। यहां पे सुविधा नहीं मिलती थी, लोग परेशान होते थे, संत भी परेशान होता था, श्रद्धालु भी। 2013 में प्रयागराज महाकुंभ था, और प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उस समय क्या स्थिति थी? इसी त्रिवेणी पर मॉरिशस के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री संगम में स्नान करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन गंदगी को देख करके बड़े दुखी मन से उन्होंने इस बात को कहा कि क्या यही गंगा है? आंखों से आंसू बहा करके वे यहां से वापस चले गए थे। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहां पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहां का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहां आता है, तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है।
लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए। चाहे वो किसी भी समुदाय मैं का कहना, जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत की ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद ऐसा लगा कि अब तो तस्वीर बदल गई, यहां की बाजी पलट गई। लेकिन उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ इतनी आक्रामक तरीके से वहां प्रचार में लगे, टिकट किसको मिल रहा है, वो सारी चीजें, कि आपके परिणाम वहां से एक बार फिर पलटे। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं मैं कहूंगी, बल्कि देश के बाकी जो चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ अचानक एक स्लोगन देते हैं जो देश का नारा बन जाता है, एक हैं तो नेक हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये हिंदू ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी कोशिश आपकी तरफ से हुई? ये हिंदू ध्रुवीकरण नहीं है, हिंदू ध्रुवीकरण कोई बात ही नहीं है। ये तो भारत के इतिहास के बारे में लोगों को स्मरण कराने का एक अवसर था कि इतिहास को उठा करके देखो। इतिहास को अगर आप एक बार झांकेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि बटे थे तो कटे थे। अगर आप इतिहास के उस गलती से सबक सीखेंगे तो फिर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जो किसी गुलामी की बेड़ियों के साथ कोई हमें जकड़ पाएगा। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और मेरा मानना है कि इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो दुष्प्रचार किया था, कितने बड़े पैमाने पर किया था, कितना दुष्प्रचार किया था, कैसा विदेशी पैसा लगा था, और किस तरीके से इन्होंने संविधान के बारे में कैसा दुष्प्रचार कर रहे थे। यानी जिन लोगों ने स्वयं संविधान का गला घोंटा है। देखिए, भारत के संविधान की मूल प्रति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और जिसे भारत ने 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया था, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, मूल प्रति में कहीं नहीं है। यह शब्द डाला गया तब जब इस देश में न्यायपालिका के अधिकार बाधित किए गए थे, निलंबित थे, संसद भंग थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। उस समय शब्द डाले गए थे। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, संविधान का गला घोंटने का पाप किया है, वे लोग संविधान की प्रति लेकर के दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश आज उनको समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सबक सिखा रही है। In state of war, Delhi, remember, less than a month to go for the Delhi election. The battle, meanwhile, is now focused, at least for the last couple of days, on the Purvanchali vote in Delhi. That has turned very ugly, with the Aam Aadmi Party and the BJP trading sharp attacks. Protests and detentions dominated Friday as both sides escalated their campaigns. This after Arvind Kejriwal pointed a finger at the BJP, saying that people were being brought in from UP and Bihar in order to swing the vote.
Well, with those Purvanchalis holding sway in nearly half of Delhi's constituencies, this crucial voter bloc has become the epicenter of angry election politics. Take a look. पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उत्तराखंड हो या पंजाब, उनका उतना ही अधिकार है दिल्ली पर जितना से अरविंद केजरीवाल का अधिकार है। Eastern Uttar Pradesh and Bihar have taken center stage in Delhi. With weeks to go for the assembly elections, the fight for Purvanchali votes is getting fiercer. The trigger was this claim by former Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal. 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। On Friday, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath escalated the counter attack. याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर से अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिकों का भी है। वे भी उतना ही अधिकार रखते हैं। Bihar Deputy Chief Minister also hit out at the former Delhi Chief Minister. दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल हैं, इनको सत्ता से बाहर करने का। BJP hit the streets in protest, accusing Kejriwal and Aam Aadmi Party of insulting Purvanchali voters. You can see as to how these workers have now been detained by Delhi police officials and the workers continue to protest, demanding that Arvind Kejriwal should apologize for the statements which he used. Now we are also seeing the visuals of commotion which is now taking place here right in front of Arvind Kejriwal's residence at Firozshah Road, where the police officials are trying to stop the protesters. Many of them are also being detained in DTC bus, but they are not deterring and they continue to protest and are demanding that Arvind Kejriwal must apologize. So, Purvanchalis constitute 25% of Delhi's electorate. With approximately 40 lakh Purvanchali voters in Delhi, their influence spans around 70 to 20 assembly seats. जिसको ये बिहारियों को, यूपी वालों को, पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर कह रहा है, यही फर्जी वोटर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। किस तरीके की सोच है? क्या ड्यूअल सिटीजनशिप लाना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में कोई ना है, कोई बाहर का लोग नहीं है? ये गलत सोच है। और इस तरीके से अगर पूर्वांचल के लोगों को अगर अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, 5 तारीख को ही चुनाव है, परिणाम इनको पता चलेगा। AAP is also facing heat from its India bloc ally, the RJD. पूर्वांचली को लेकर के जिसके भी मन में ये बात है, उनको एक चीज स्मरण कर रखना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर एक दिन तय कर लेना कि आज सुबह से रात तक हम कोई काम नहीं करेंगे, कई शहर ठहर जाएंगे, कई राज्य ठहर जाएंगे, ये सनद रहे। Verbal exchanges have turned into a full-blown poster war. The BJP unveiled posters labeling Kejriwal as Purvanchal ka dushman. In retaliation, Aam Aadmi Party released posters challenging BJP to declare its chief ministerial candidate. The battle for Purvanchal votes will significantly influence the election outcome. Bureau Report, India Today.